नमस्कार सभी को। आपका हमारे YouTube चैनल अनुज क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो के अंदर में पूरी हिंदी का रिवीजन करवाया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपका टाइम बचा कर देगा, और फुल ऑन कीवर्ड्स आपको डिस्कस करवाए गए हैं, जो कि एग्ज़ाम की आंसर राइटिंग में बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर में आपको NCERT के एक्स्ट्रा बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं करवाए गए हैं। हर चैप्टर का इस तरीके से रिवीजन करवाया गया है कि आपके क्वेश्चन आंसर के साथ साथ चैप्टर का समरी भी तैयार हो जाए, स्पेसिफिकली पॉइंट्स के लिए। तो आप इस वीडियो को एग्जाम से पहले भी ज़रूर देख कर जाइए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बस आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और इंपॉर्टेंट कीवर्ड को साथ साथ लिखते चलिएगा। शुरू करते हैं। पहला हमारा चैप्टर है नेताजी का चश्मा। कैप्टन कौन था और वह मूर्ति के चश्मे को बार बार क्यों बदलता था? देखिए, कैप्टन एक मरियल और लंगड़ा सा व्यक्ति था जो चश्मे बेचता था। वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। ग्राहक द्वारा वैसा ही चश्मा मांगे जाने पर वह मूर्ति से चश्मा उतार कर ग्राहक को दे देता था, फिर मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता था। इस प्रकार मूर्ति का चश्मा बार बार बदलता रहता था। पान वाला कैप्टन का मजाक क्यों उड़ाता था और उसकी मृत्यु की बात बताते समय उदास क्यों हो गया? पान वाला कैप्टन को पागल कहकर उसका मजाक उड़ाता था। कैप्टन की नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने की आदत को वह अजीब समझता था। कैप्टन की मृत्यु की सूचना देते समय पान वाला उदास हो गया। इससे पता चलता है कि उसके मन में कैप्टन के प्रति संवेदना थी। बच्चे द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना क्या दर्शाता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों ने मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा लगाया। यह उनके देश प्रेम और नेताजी के प्रति सम्मान को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि नई पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना जीवित है। हालदार साहब की मूर्ति के प्रति भावनात्मक लगाव को स्पष्ट कीजिए। हालदार साहब हर 15 दिन से कस्बे से गुजरते थे। वे नेताजी की मूर्ति को देखकर सम्मान प्रकट करते थे। कैप्टन की मृत्यु के बाद में उनकी नज़र मूर्ति पर जाती थी। बच्चों द्वारा सरकंडे का चश्मा लगाने पर उनकी आंखें भर आईं। इससे उनके गहरे भावनात्मक लगाव का पता चलता है। पान वाले के लिए कैप्टन का मजाक उड़ाना उचित था। आपके अपने विचार में व्यक्त कीजिए। पान वाला कैप्टन को पागल कहकर मजाक उड़ाता था। यह व्यवहार अनुचित और असंवेदनशील था। कैप्टन का नेताजी के प्रति सम्मान सराहनीय था। हमें ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए। पान वाले का व्यवहार नैतिक मूल्यों के विरुद्ध था। नेक्स्ट चैप्टर है लखनवी अंदाज। लेखक ने यात्रा के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? भीड़ से बचने के लिए, एकांत में नई कहानी पर विचार करने के लिए, खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए, और कम दूरी की यात्रा होने के कारण से। लेखक के डिब्बे में आने पर नवाब साहब ने कैसा व्यवहार किया? चेहरे पर असंतोष का भाव था। लेखक से बातचीत में रुचि नहीं दिखाई। खिड़की के बाहर देखने का नाटक किया। डिब्बे की स्थिति का निरीक्षण करने लगे। खीरा खाने की तैयारी में नवाब साहब ने क्या क्या किया? खीरे को धोकर तौलिए से पोंछा, चाकू से सिर काटकर कूदा और झाग निकाला, एहतियात से छीलकर फांकें बनाई, फांकों पर नमक मिर्च बुरककर तौलिए पर सजाया। नवाब साहब ने खीरे की फांक को खिड़की से बाहर क्यों फेंका? लेखक के सामने खीरा खाना अपनी शान के खिलाफ समझा। दिखावा करने के लिए खीरे को सूंघ कर फेंक दिया, अपनी नवाबी ठसक को बनाए रखने के लिए। लखनवी अंदाज पाठ का मुख्य संदेश क्या है? दिखावे से बचना चाहिए। वास्तविकता को स्वीकार करना आवश्यक है। व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बनावटी जीवन शैली से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत ग्रस्त होते हुए भी साधु क्यों कहलाते थे? कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। सत्यवादी और खरे स्वभाव के थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे। किसी से बिना पूछे वस्तु का उपयोग नहीं करते थे। खेती की उपज कबीरपंथी मठ में चढ़ाते थे। मठ से प्राप्त प्रसाद से परिवार का पालन पोषण करते थे। बाल गोविंद भगत की वेशभूषा का वर्णन कीजिए। मंझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। सिर और चेहरे पर सफ़ेद बाल थे। कमर पर लंगोटी, सिर पर कनफटी टोपी पहनते थे। सर्दियों में काली कमली ओढ़ते थे। मस्तक पर रामनंदी चंदन और गले में तुलसी की माला धारण करते थे। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को अचरज में क्यों डाल देती थी? उसका कारण क्या था? सर्दियों में तड़के यानी सवेरे उठकर नदी स्नान करते थे। नियमित रूप से प्रभातियाँ गाते थे। खेतीबाड़ी के साथ साथ
कबीर के पदों का गायन करते थे, कभी किसी से सहायता नहीं लेते थे, दूसरों की वस्तुओं का बिना अनुमति उपयोग नहीं करते थे। पुत्र की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त की? पुत्र की मृत्यु पर शोक नहीं मनाया, कबीर के पद गाते रहे, मृत्यु को आत्मा का परमात्मा से मिलन माना। ढंग से याद कीजिएगा सारे के सारे की पॉइंट्स, जितना मैं ये आपको करवा दे रहा हूँ पेपर में ये लिखा है तो पूरे नंबर मिलेंगे। सिर्फ इन्हीं कीवर्ड्स को याद कीजिए, फुल रिवीजन होगा। पुत्र वधू को रोने के बजाय आनंद मनाने का सुझाव किया। बाल गोविंद भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा किन रूपों से प्रकट होती है? कबीर के पदों का नियमित रूप से गायन करते थे, उनकी शिक्षाओं का पालन करते थे, नए विचार रखते थे, अपनी पुत्र वधू की दोबारा शादी करने के लिए भी मंजूरी दी और खेती की उपज मठ में चढ़ाना, सादा जीवन, उच्च विचार रखना और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। नेक्स्ट चैप्टर है एक कहानी है भी। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस किस रूप से प्रभाव पड़ा? इसी क्वेश्चन से आपका काफ़ी कुछ क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले पिता का प्रभाव। पिता की तुलना से हीन भावना विकसित हुई। राजनीतिक चर्चाओं में शामिल होने से देश प्रेम की भावना जागृत हुई। पिता के शक्की स्वभाव ने लेखिका के आत्मविश्वास को प्रभावित किया। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। साहित्यिक समझ का विस्तार किया, अच्छी पुस्तकों के चयन में मार्गदर्शन दिया और साहस और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित किया। लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहा है? उनका मानना था कि रसोई में समय बिताने से लड़कियां चूल्हे चौके तक ही सीमित रह जाती हैं। इससे उनकी नैसर्गिक प्रतिभा दब जाती है, यानी हिडन टैलेंट हिडन ही रह जाता है। वह चाहते थे कि लड़कियां घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर समाज में सक्रिय हों। लेखिका की मां को व्यक्तित्व विहीन क्यों कहा गया है? मां अनपढ़ थी और अपना कोई व्यक्तित्व नहीं था। उन्होंने अपना जीवन परिवार की भलाई में को समर्पित कर दिया था। बच्चों की हर उचित अनुचित मांग को पूरा करती थी, पति के अत्याचार को सहन करती थी। उनका त्याग मजबूरी में लिपटा हुआ था, जो लेखिका के लिए आदर्श नहीं बन सका। लेखिका का अपने पिता से टकराव क्यों चलता रहता था और ये कब तक चला? पिता विशिष्ट बनना चाहते थे, लेकिन स्वतंत्रता घर में चार दीवारी तक ही सीमित रह गए। वे नहीं चाहते थे कि मनु सड़कों पर नारे लगाए और हड़तालों में भाग ले। यह टकराव राजेंद्र यादव से शादी होने तक चलता रहा। प्रिंसिपल के बुलावे पर पिता कॉलेज नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वहां ऐसा हुआ कि वे खुश होकर लौटे। प्रिंसिपल ने मनु की अनुशासनहीनता का शिकायत किया। पिता गुस्से में कॉलेज गए। प्रिंसिपल ने बताया कि मन्नू के इशारे पर सभी लड़कियां कक्षाएं छोड़कर हड़ताल पर उतर जाती हैं। पिता ने इसे देश की पुकार माना और गर्व महसूस किया। ऐसा होने पर लेखिका खुद चौंक गई थी। वापस आकर उन्होंने खुशी खुशी यह बात परिवार को बताई। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नौबत खाने में इबादत। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? डुमराव बिहार में स्थित एक गांव है। यहाँ सोन नदी के किनारे नरकट यानी रीढ़ की घास पाई जाती है, जिससे शहनाई की रीढ़ बनाई जाती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म भी डुमराव में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? शहनाई की ध्वनि को मांगलिक अवसरों पर शुभ माना जाता है। बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई वादन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 1957 और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 पर शहनाई वादन किया था। उनकी शहनाई की ध्वनि मंगलमय और शुभकारी माना जाता है। सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? सुशिर वाद्य वह वाद्य हैं, यानी वह इंस्ट्रूमेंट हैं, वह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जैसे बांसुरी, शहनाई आदि। शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी ध्वनि अत्यंत मधुर और प्रभावशाली होती है और शुभ कार्यों में शहनाई का इस्तेमाल किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे आंसर इससे तैयार हो जाएंगे आपके। बचपन में अपने नाना से शहनाई वादन की प्रेरणा मिली। मामा अली बख्श से शहनाई की बारीकियां सीखीं। बालाजी मंदिर में नियमित रियाज से संगीत में निपुणता प्राप्त की। रसूलन बाई और बतूलन बाई के
गायन से प्रभावित होकर संगीत के प्रति समर्पण बढ़ा। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं? गंगा नदी का प्रदूषण, घटता जल स्तर, पुरानी इमारतों और मंदिरों का क्षरण, पारंपरिक संगीत और सांस्कृतिक आयोजन में कमी, शहर में बदलती संस्कृति और सामाजिक संरचना। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है संस्कृति। लेखक ने संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर बताया है? ये वाला आंसर आप काफ़ी सारे इस चैप्टर के क्वेश्चन में लिख सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करें संस्कृति की। व्यक्ति की, याद रखें, आंतरिक योग्यता, उसका नेचर यानी प्रवृत्ति और प्रेरणा, नए तथ्यों और आविष्कारों की खोज की क्षमता। उदाहरण, आग और सुई धागे का आविष्कार संस्कृति माना गया है। सभ्यता क्या है? संस्कृति का बाहरी परिणाम कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जीवन जीने के तरीके जैसे खान पान, पहनावा, आवागमन के साधन। उदाहरण, भोजन पकाने की विधि, वस्त्रों की सिलाई। लेखक के अनुसार असंस्कृत किसे कहा जाता है? जब संस्कृति से कल्याण की भावना समाप्त हो जाए, आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार, मानवता के लिए हानिकारक कार्य। उदाहरण, युद्ध के हथियारों का निर्माण। न्यूटन को संस्कृत मानव क्यों कहा गया है? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, उनकी बुद्धि और विवेक के नए तथ्य का दर्शन किया, उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए ज्ञान का विस्तार किया। लेखक के किन उदाहरणों से मानव संस्कृति की कल्याणकारी भावना को स्पष्ट किया गया है? एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूखे व्यक्ति को अपने हिस्से का भोजन देना, माँ का बीमार बच्चे की गोद में लेकर रात बिताना, कार्ल मार्क्स का मजदूरों के हित के संघर्ष, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का मानवता के सुख के लिए राजपाट त्यागना। लेखक के अनुसार संस्कृति का असंस्कृत में परिवर्तन कैसे होता है? तो जब संस्कृति से कल्याण की भावना टूट जाए, आविष्कारों का उपयोग विनाशकारी कार्यों से हो और मानवता के हित के बजाय स्वार्थ और हिंसा को बढ़ावा मिले, तो संस्कृति असंस्कृति में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है माता का आंचल। भोलानाथ के पिता की दिनचर्या का वर्णन कीजिए। सुबह जल्दी उठना, नित्य क्रम से निर्वित होना, स्नान के बाद पूजा पाठ में सम्मिलित होना, रामायण का पाठ करना, राम नाम लिखना, आटे की गोलियों में राम नाम लिखकर गंगा जी में मछलियों को खिलाना, भोलानाथ को कंधे पर बैठाकर गंगा तट कर ले जाना। भोलानाथ की माँ उसे किस प्रकार भोजन कराती थी? दही भात मिलाकर विभिन्न पक्षियों के नाम से निवाले बनाना, तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के नाम लेकर खिलाना, निवाले को उड़ने से पहले खाने के लिए प्रेरित करना। भोलानाथ जल्दी जल्दी निवाले खा लेते थे। देखिए, काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन कितनी आसानी से आपके सामने प्रस्तुत किया है। भोलानाथ और उनके साथियों के खेलों का वर्णन कीजिए। मिठाइयों की दुकान लगाना, सरकंडे के खम्भों पर कागज़ का शामियाना तानकर दुकान सजाना, घरौंदा बनाना, धूल की मेड़, तिनकों का छप्पर, दिया सिलाई की पेटियों के दरवाजे बनाना, बारात का जुलूस निकालना, टीन का तानपुरा, आम की शनाई, चूहेदानी की पालकी, बाबूजी का खेल में सम्मिलित हो जाना, बच्चों के साथ खेलना और उनका उत्साह बढ़ाना। देखिए, सारे के सारे आंसर्स जो खेलों से रिलेटेड हैं वो आप इससे लिख सकते हैं, और आज के समय के खेल और पुराने समय के खेलों में क्या अंतर है उसमें भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सांप से डरकर भागने पर भोलानाथ की क्या प्रतिक्रिया थी? सांप देखकर सभी बच्चे डरकर भागे। भागते समय भोलानाथ घायल हो गए, शरीर लहूलुहान हो गया। डर के कारण वे सीधे माँ की गोद में जाकर छिप गए। माँ ने उन्हें स्नेहपूर्वक संभाला, हल्दी लगाई और शांत किया। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माता का आंचल। शीर्षक की उपयुक्तता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। पाठ में माँ के स्नेह और ममता का मार्मिक चित्रण है। भोलानाथ के लिए माँ का आंचल सुरक्षा और सुकून का प्रतीक है। डर और संकट की स्थिति में बच्चा माँ की शरण में जाता है, इसलिए माता का आंचल शीर्षक पाठ की भावना को पूर्णतः अभिव्यक्त करता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? गंगटोक की रात में आकाश में असंख्य सितारे चमक रहे थे। इस दृश्य ने लेखिका के मन में गहरा प्रभाव डाला। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो और सब कुछ अर्थहीन हो गया हो। उनके भीतर और बाहर एक शून्यता का अनुभव था।
गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? इंपॉर्टेंट है। गंगटोक के निवासी अत्यंत परिश्रमी हैं। स्त्रियां पत्थर तोड़ने जैसे कठिन कार्य करती हैं। पुरुष और महिलाएं समान रूप से मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत से शहर की सुंदरता और व्यवस्था बनी रहती है। श्वेत और रंगीन पताकाएं किन अवसरों की ओर संकेत करती हैं? श्वेत पताकाएं किसी बौद्ध अनुयायी की मृत्यु पर फहराई जाती हैं। ये पताकाएं आत्मा की शांति के लिए लगाई जाती हैं। रंगीन पताकाएं शुभ कार्यों और नए आरंभ के अवसर पर फहराई जाती हैं। ये पताकाएं मंगल कामना और खुशी का प्रतीक हैं। प्रेयर व्हील यानी धर्म चक्र के बारे में लेखिका को क्या जानकारी मिली? लेखिका ने एक कुटिया में घूमते हुए चक्र को देखा। गाइड ने बताया कि इसे प्रेयर व्हील कहते हैं। इस चक्र को घुमाने से पाप धुल जाते हैं, ऐसा विश्वास है। यह बौद्ध धर्म की आस्था है और प्रार्थना का प्रतीक है। प्रकृति के अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई? लेखिका ने हिमालय की विशालता और सुंदरता को निहारा। उन्हें अपना अस्तित्व बौना और अर्थहीन लगा। प्रकृति की बदलती छवियां उन्हें नए संदेश देती हुई प्राप्त हुई। इस अनुभव ने उनके मन में गहरा प्रभाव छोड़ा। नेक्स्ट चैप्टर है मैं क्यों लिखता हूँ। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में अधिक सहायक क्यों है? प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना। तो प्रत्यक्ष अनुभव केवल घटित घटनाओं तक ही सीमित रहता है। अनुभूति संवेदना और कल्पना के माध्यम से उन सत्यताओं को आत्मसात करती है जो प्रत्यक्ष रूप से घटित नहीं हुई हैं। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने तो नहीं हुई हैं, लेकिन आप उसे एहसास में लेकर और डिटेल से गहराई से डीपली समझ सकते हैं। लेखक के अनुसार सच्चा लेखन भीतरी व्यवस्था से उत्पन्न होता है, अंदरूनी होता है, जो अनुभूति से जागृत होती है। जब तक लेखक का हृदय किसी अनुभव से पूर्णतः संवेदित नहीं होता, वह लेखन के लिए प्रेरित नहीं होता। यानी जब तक इंटरनल मोटिवेशन उसको नहीं मिलता, तब तक वह लिखने के लिए प्रेरित नहीं होता। लेखक ने हिरोशिमा के विस्फोट का स्वयं को भोगता कब और कैसे महसूस किया? लेखक ने जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा के अस्पतालों में आहत लोगों को देखा। हालांकि यह दृश्य उन्हें लेखन के लिए प्रेरित नहीं कर सका। एक दिन सड़क पर चलते हुए उन्होंने एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया देखी। विज्ञान के छात्र होने के नाते उन्होंने समझा कि विस्फोट के समय वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा था जो रेडियोधर्मी किरणों से भाप बनकर उड़ गया और उसकी छाया पत्थर पर रह गई। इस दृश्य ने लेखक के मन में गहरी अनुभूति उत्पन्न की, जिससे वह स्वयं को उस त्रासदी का भोगता महसूस करने लगे। यानी उस डिजास्टर को भोगा है उन्होंने, ऐसा उनको एक्सपीरियंस हुआ। लेखक को किन बातों से लिखने की प्रेरणा मिलती है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे आंसर में चलेगा। मुख्यतः आंतरिक व्यवस्था से, जो मन की गहन अनुभूति से उत्पन्न होती है। कभी कभी संपादकों के आग्रह से, प्रकाशकों के तकाजों और आर्थिक आवश्यकताओं से भी। हालांकि लेखक के लिए आंतरिक प्रेरणा ही प्रमुख कारण है। ये आंसर अच्छे से याद कर लीजिए। कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति के साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये बाह्य दबाव कौन कौन से, यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन कौन कौन से हैं? कभी कभी संपादकों का विशेष विषय पर लिखने का आग्रह करना, इस वजह से भी लेखक लिखते हैं। प्रकाशकों की समय सीमा और आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग भी लिखना पड़ता है जल्दी। आर्थिक लाभ, पैसा कमाने के लिए लिखना पड़ता है। सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां जो लेखन को प्रभावित करती हैं, उसके हिसाब से भी लिखना पड़ता है। तो लिखने के कई सारे एक्सटर्नल मोटिवेशन भी हो सकते हैं। बाहरी दबाव, क्या बाहरी दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करता है या अन्य क्षेत्रों के कलाकारों को भी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाह्य दबाव सभी प्रकार के कलाकारों को प्रभावित करता है। अभिनेता, मंच कलाकार, नृत्यकारों पर निर्देशकों और आयोजकों का दबाव होता है। गायक और संगीतकारों पर श्रोताओं जो उन्हें सुनने आए हैं और संगीत कंपनियों की अपेक्षाएं होती हैं। चित्रकारों और मूर्तिकारों पर कला बाजार और समीक्षकों का प्रभाव होता है, जो उनकी मूर्तियां वगैरह खरीदते हैं, जो उनकी तारीफें करते हैं। इस प्रकार बाहरी दबाव विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों की रचनात्मक और कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अपने पोइम्स की तरफ। पहले हमारे पास सूरदास के पद। गोपियों ने उद्धव को अति बड़भागी कहकर किस प्रकार व्यंग किया है? गोपियां उद्धव को अति बड़भागी कहती हैं
जो सतही रूप से प्रशंसा प्रतीक होती है, लेकिन वास्तव में व्यंग है। सुनने में तो लगता है बड़ी भागी, कहने का मतलब उनकी तारीफ कर रही हैं, लेकिन असल में उन्हें कमेंट कर रही हैं सरकास्टिकली कि तुम इतना करीब होकर भी उनसे वंचित हो। वह संकेत करती हैं कि उद्धव श्री कृष्ण के साथ में रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हैं, जो उनके लिए दुर्भाग्य की बात है। इस प्रकार गोपियां उद्धव के ज्ञान और भक्ति की कमी का कटाक्ष करती हैं। गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्ते और तेल के मटके से क्यों की है? कमल का पत्ता पानी में रहकर उससे अप्रभावित रहता है और तेल से भरा मटका पानी में डूबकर भी अपने अंदर के तेल को पानी में मिश्रित नहीं होने देता। गोपियाँ उद्धव की तुलना इनसे करती हैं यह दर्शाने के लिए कि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव उनके प्रेम से अछूते हैं। इस तुलना के माध्यम से वे उद्धव की भावनात्मक निर्लिप्तता पर व्यंग करती हैं। गोपियाँ ने स्वयं को अबला और भूली कहकर उद्धव को क्या कटाक्ष किया है? गोपियाँ स्वयं को अबला यानी निर्बल और भोली यानी सीधी सादी कहती हैं, क्योंकि जो सतही रूप से आत्मनिंदा प्रतीत होता है। सुनने में तो लगता है कि अपनी बुराई कर रही हैं, लेकिन यह उद्धव पर व्यंग है। वह संकेत करती हैं कि उद्धव जैसे ज्ञानी पुरुष जो प्रेम की गहराई को नहीं समझते, वास्तव में दुर्बल और भोले हैं। इस प्रकार ये उद्धव के ज्ञान के अहंकार पर प्रहार करती हैं। समझिए इस बात को। मैं सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करवा सकता था, लेकिन फिर भी मैं नहीं करवा रहा हूँ। मेनली उसके रेफरेंस ले रहा हूँ, क्योंकि वो तो आप वैसे भी पढ़ लेंगे, लेकिन ये जो की पॉइंट्स है ना, जो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे, मैं सिर्फ उनको आपका अच्छा करवा दे रहा हूँ और बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझने में भी आसानी रहेगी। गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना, उनके कल्याण का ध्यान रखना है। उन्हें प्रजा को कष्ट नहीं देना चाहिए, उनके हित में कार्य करना चाहिए। इस संदर्भ में वे श्री कृष्ण से शिकायत करती हैं कि उन्होंने गोकुल की प्रजा यानी कि गोपियों को छोड़कर राजधर्म का पालन नहीं किया है। गोपियों ने योग के संदेश को क्यों अस्वीकार किया? गोपियां कृष्ण के प्रेम से में पूर्णतः समर्पित हैं। उनके लिए योग का संदेश एक अप्रासंगिक है, यानी कि वे उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। वे मानती हैं कि योग उन लोगों के लिए है जिनका मन चंचल है, जबकि उनका मन श्री कृष्ण में स्थिर है। इसलिए वे उद्धव के योग संदेश को अस्वीकार करती हैं और इसे अपने लिए अनुपयुक्त मानती हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण अंश है जिसमें परशुराम, राम और लक्ष्मण के बीच संवाद प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण की प्रतिक्रिया क्या थी और इससे उनके स्वभाव के बारे में कौन सी विशेषताएं पता चलती हैं? देखिए, आप आंसर कहीं से पढ़ लीजिए, इससे बेस्ट नहीं मिलेगा। सबसे पहले राम की प्रतिक्रिया। परशुराम के क्रोध के बावजूद राम शांत और विनम्र बने रहे। उन्होंने मधुर वाणी में परशुराम को संबोधित किया और स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। स्वभाव की क्या विशेषता समझे? शांतचित्त, विनम्र, धैर्यवान और मर्यादाशील। लक्ष्मण की प्रतिक्रिया। लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध पर प्रत्युत्तर व्यंग्यपूर्ण और साहसिक शब्दों में दिया, यानी कि उन्होंने उनकी बात को जवाब में दिया और साहस के साथ में उनके प्रश्नों का जवाब देते गए और उनकी बातों पर व्यंग करते रहे। उन्होंने परशुराम के अहंकार पर कटाक्ष करते हुए तीखे वचन कहे। स्वभाव की विशेषताएं: उग्र, साहसी, निडर और स्पष्टवादी। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का कौन सा अंश विशेष रूप से प्रभावशाली है, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में प्रस्तुत कीजिए। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, आपके पराक्रम को कौन नहीं जानता? आपने माता पिता का ऋण तो चुका ही दिया है, अब गुरु का ऋण शेष है, जिसे चुकाने का भार आप मुझ पर डालना चाहते हैं। दिन बीत गए हैं, ब्याज बढ़ गया होगा, किसी हिसाब करने वाले को बुलाएं, मैं तुरंत थैली खोल दूंगा। परशुराम क्रोधित होकर, अरे मूर्ख, तू मेरे फारसे की शक्ति नहीं जानता। तेरे जैसे अनेकों का वध कर चुका हूँ, अब भी समय है, संभल जा, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। परशुराम ने सभा में अपने स्वभाव और कर्मों के बारे में क्या बताया? परशुराम ने स्वयं को बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी बताया है। उन्होंने कहा कि वह क्षत्रिय कुल के विनाशक हैं। वह भुजबल से पृथ्वी को क्षत्रिय रहित और ब्राह्मणों को में दान कर चुके हैं। उन्होंने शस्त्र भारू की बुझाएं काटने और गर्भस्थ शिशुओं का, यानी कि जो बच्चे भी गर्भ में हैं,
का नाश करने की घटनाओं का उल्लेख किया है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई हैं? वीर योद्धा अपनी वीरता का स्वयं बखान नहीं करते, उनके कर्म ही उनकी वीरता का प्रमाण देते हैं। वे युद्ध भूमि में साहसपूर्वक अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। उनका स्वभाव शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान और बुद्धिमान होता है। ये सभी वर्ड याद कीजिए। वे अपने पराक्रम पर अभिमान नहीं करते और दूसरों का सदैव आदर करते हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है। साहस और शक्ति व्यक्ति को महान बनाते हैं, लेकिन विनम्रता उसे संतुलित और प्रिय बनाती है। परफेक्ट आंसर। विनम्रता से व्यक्ति में संयम और धैर्य आता है, जिससे वह कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय ले सकता है। विनम्र व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है, जिससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। इस प्रकार साहस, शक्ति और विनम्रता का समन्वय व्यक्ति को सच्चे अर्थों में महान बनाता है। नेक्स्ट हमारा पोएम है आत्मकथ्या, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण कविता है, जिसमें कवि ने अपनी आत्मकथा लिखने के प्रति संकोच और अपने जीवन के अनुभवों को व्यक्त किया है। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? कवि का मानना है कि उनके जीवन में ऐसी कोई विशेष घटना नहीं घटी जिसे आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत किया जाए। वे अपने जीवन की दुर्बलताओं और दुखों को सार्वजनिक यानी कि पब्लिकली उसे शो कर उपहास यानी हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते। कवि की दृष्टि में उनका जीवन साधारण और सामान्य है, जिसमें विशेष कुछ भी नहीं है। अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहते हैं? कवि महसूस करते हैं कि उनके जीवन की व्यथा और पीड़ा अभी शांत है। वे नहीं चाहते कि इन शांत पीड़ाओं को फिर से जागृत किया जाए, पुरानी बुरी यादों को फिर से ताज़ा किया जाए। इसलिए वे आत्मकथा लिखने के लिए वर्तमान समय को उपयुक्त नहीं मानते। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? पाथेय का अर्थ होता है यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री। कवि के लिए उनकी स्मृतियाँ यानी उनकी मेमोरीज जीवन यात्रा में संबल प्रदान करती हैं। विशेषकर पत्नी के साथ बिताए सुखद क्षणों की स्मृतियाँ उनके लिए प्रेरणा और सांत्वना का स्रोत हैं। सांत्वना मीन्स कंसोलिडेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि संकेत करते हैं कि उनके जीवन में कुछ सुखद और मधुर क्षण भी आए थे। हालांकि वे क्षण अल्पकालिक थे, कुछ समय के लिए थे और अब अतीत का हिस्सा बन चुके हैं। कवि उन निजी और अंतरंग पलों को सार्वजनिक नहीं करना चाहता। इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उजागर होती हैं? ध्यान से सुनिएगा। पहली, विनम्रता। कवि अपने जीवन को साधारण मानते हैं और आत्मकथा लिखने से संकोच करते हैं। दूसरी, गंभीरता। वे अपने दुखों, पीड़ाओं को सार्वजनिक करने से बचते हैं, जिससे उनकी गंभीरता प्रकट होती है। आखिरी, संवेदनशीलता। सेंसिटिव काफ़ी हैं। स्मृतियों को पाथेय मानना उनकी संवेदनशीलता का दर्शाता है। उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक प्रेरणास्पद रचना है, जिसमें कवि ने बादलों के माध्यम से समाज में क्रांति और जागरूकता लाने का आह्वान किया है। कवि बादलों से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? कवि बादलों को गरजने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि गरजना बदलाव, क्रांति का विरोध का प्रतीक है। वह समाज में परिवर्तन लाने और लोगों में जोश एवं उत्साह भरने के लिए बादलों को जोरदार गर्जना का आग्रह कर रहे हैं। देखिए, ताकि सोई हुई चेतना जागृत हो सके। देखिए, ये जो बादल है ना, ये एक प्रकार से ना इस पृथ्वी में बदलाव लेके आते हैं। उसी प्रकार से जो कवि होते हैं ना, कवि लोग अपनी कविताओं से, अपनी रचनाओं से क्रांति लेके आते हैं, समाज में थिंकिंग चेंज करते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ जो उत्साह की बात हो रही है ना, जो क्रांति की बात हो रही है, वो समाज में कवि वर्ग भी लेकर आ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कवि ने इस कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया क्योंकि वह बादलों के माध्यम से समाज में जोश, उमंग का संचार करना चाहते हैं। बादलों की गर्जना से लोगों में नई ऊर्जा, क्रांति की भावना उत्पन्न होती है, जो समाज में सकारात्मक यानी पॉजिटिव परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? पहला, प्राकृतिक अर्थ क्या है? भाई, बादल जो है वह जल बरसाकर धरती की प्यास बुझाते हैं, जिससे सभी जीवों को जीवन मिलता है। दूसरा, सामाजिक अर्थ क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट आंसर है, कई सारे क्वेश्चन में चलेगा।
बादल अपनी गर्जना से समाज में क्रांति और जागरूकता लाने का प्रतीक है, जो परिवर्तन के लिए आवश्यक है। काव्यात्मक अर्थ क्या है इसका, यानी पोइम में क्या अर्थ है? बादल कवि के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो नई कविताओं और विचारों का सृजन यानी कि क्रिएशन करता है। कविता में नाद सौंदर्य का उदाहरण दीजिए। कविता में नाद सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्दों में घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ शामिल हैं। इन शब्दों के माध्यम से ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा होता है, जो कविता को भाव को और सजीव कर बनाता है। कवि ने बादलों की तुलना बाल कल्पना से क्यों की है? कवि ने बादलों की तुलना बाल कल्पना से इसलिए की है क्योंकि जैसे बच्चों की कल्पनाएं मधुर होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं, अभी कुछ पल में कुछ, बादलों का शेप भी ऐसे ही होता है, वैसे ही बादल भी आकाश में विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, जो सजीवता और नवीनता का प्रतीक होते हैं। अट नहीं रही है कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक सुंदर कविता है, जिसमें फागुन महीने की प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया गया है। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। इसका मतलब है जो बाहर दिख रहा है उस खूबसूरती को अपने मन में उसको सेम टू सेम इक्वल करना। कविता में किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? कविता में एक पंक्ति कहीं कहीं है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नब्बर में पर कर देते हो। इन पंक्तियों में कवि ने फागुन की मादकता और सुगंध को मानवीय गुणों से अलंकित किया है, जिससे अंतर मन के भावों यानी इंटरनल जो फीलिंग्स थी और बाहरी प्रकृति के बीच में सामंजस्य स्थापित होता है, यानी वो सेम हो जाते हैं। जैसा बाहर लग रहा है वैसा ही अंदर फील हो रहा है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको अगर आप लिख देंगे तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा इस पोएम का। फागुन महीने में प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पे होती है, जिसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते चलिएगा। पेड़ पौधों पर नए पत्ते लगे होते हैं और रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। सुगंधित हवाएं वातावरण को महकाती हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। इस मनोहारी दृश्य से मोहित होकर कवि की आंखें उस सुंदरता से हट नहीं पा रही हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो पहला, सुगंधित हवाएं। फागुन की मादक हवाएं घर घर में सुगंध भर देती हैं। दूसरा, नव पल्लव और पुष्प। पेड़ों पर शाखाएं नए पत्तों और फूलों से सजी होती हैं, जो विभिन्न रंगों में खिलते हैं। प्रकृति का उल्लास। चारों ओर का वातावरण उल्लास और उमंग से भरा होता है, जिससे मन में आनंद और अनुभूति होती है। आप ये आंसर लिख के आइए, नंबर कट नहीं सकते आपका हिंदी परसेंटेज बना देगा। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है? फागुन के महीने में नवजीवन का संचार होता है, यानी पेड़ पौधों पर नए पत्ते, फूलों का आगमन होता है, जो प्रकृति का एक नया जीवन देते हैं। दूसरा, सुगंधित वातावरण, जैसे मंद सुगंधित हवाएं चलती हैं, जो अन्य ऋतुओं में कम देखने को मिलती है। उत्साह का माहौल। होली जैसे त्योहारों के कारण सामाजिक और सांस्कृतिक उत्साह चरम पर होता है। आपको कहीं ऐसे क्वेश्चन और आंसर नहीं मिलेंगे, इसलिए ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो को बार बार रिपीट कर लीजिए, इससे आपकी हिंदी की पूरी तैयारी हो जाए। पेपर आपका इन्हीं में से ही आएगा। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। तो देखिए, निराला ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। वे प्रकृति के तत्वों को मानवीय गुणों से अलंकृत करते हैं, जिससे कविता एक जीवंतता आती है। सुगठित भाषा। उनकी भाषा बहुत सरल, सहज, प्रभावपूर्ण है। प्रभावपूर्ण का मतलब है रिदम में है, जो पाठक के मन को छू लेती है। नाद सौंदर्य। शब्दों के चयन में ध्वनात्मक सौंदर्य का विशेष ध्यान रखते हैं, जिससे कविता संगीतनात्मक हो जाती है। भावनात्मक गहराई। उनकी कविताएं गहन भावनाओं से ओतप्रोत होती हैं, यानी भरी होती हैं, जो पाठक को आत्मसात कर लेती हैं। यह दंतुरित मुस्कान नागार्जुन द्वारा रचित एक सुंदर कविता है, जिसमें कवि ने शिशु की मासूम मुस्कान का मनोहरी वर्णन किया है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्नता से भर उठा है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुस्कान
नत व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। इस मुस्कान से कवि का मन कमल की तरह खिल उठता है। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि ने बच्चे की मुस्कान की तुलना कमल के खिलने से की है। उन्होंने कहा है कि इस मुस्कान से पत्थर जैसा कठोर हृदय भी पिघल कर जल बन सकता है। बांस या बबूल की से शेफालिका के फूलों का झड़ना भी इस मुस्कान की सुंदरता को दर्शाता है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। इन पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति में जलजात का अर्थ है जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल का फूल। कवि कहना चाहते हैं कि जैसे कमल तालाब में खिलता है, वैसे ही शिशु की मुस्कान उसकी साधारण झोपड़ी में खिल रही है। यह पंक्ति शिशु की मुस्कान की सुंदरता और उसकी उपस्थिति से कवि के घर में नए आनंद को दर्शाती है। पिघलकर जल बन गया हो कठिन पाषाण। कवि कहना चाहते हैं कि शिशु की मासूम मुस्कान इतनी प्रभावशाली होती है कि पत्थर जैसा कठोर हृदय भी पिघलकर कोमल बन जाता है। यह पंक्ति दर्शाती है कि इस मुस्कान में कठोरता को भी नरम करने की शक्ति है। दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। दंतुरित का अर्थ है दांतों वाली। समानतः यह शिशुओं के दांत 6 से 9 महीने की आयु में निकलने लगते हैं, इसलिए दंतुरित मुस्कान वाले बच्चे की आयु लगभग 6 से 9 महीने के बीच होनी चाहिए। फसल कविता नागार्जुन द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें कवि ने फसल के निर्माण में प्रकृति और मानव श्रम के समन्वय को दर्शाया है। कवि के अनुसार फसल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख के आइए नंबर पूरे। कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, लाखों लोगों के हाथों के स्पर्श की महिमा है। फसल विभिन्न प्रकार की मिट्टी के गुणों का परिणाम है, सूरज की किरणों का रूपांतरण और हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, एक बात ध्यान रखिए, जो एग्जामिनर है, चेक करने वाला है, वो आपको नहीं जानता पर्सनली, तो आप उससे अपनी लिखावट से अट्रैक्ट कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, मानव का परिश्रम और श्रम, नदियों का जल, भूरी काली संधी मिट्टी, सूरज की किरणें और हवा की थिरकन। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? कवि यह दर्शाना चाहते हैं कि फसल के उत्पादन में मानव श्रम यानी कि इंसान की मेहनत बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों मजदूरों के कठिन परिश्रम से ही फसल उगती है। मानव के श्रम के बिना प्रकृति के तत्वों का समुचित उपयोग नहीं किया जा सकता। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसका मतलब है कि फसल को सूरज की किरणों और हवा की थिरकन का परिणाम बताया है। सूरज की किरणें अपनी ऊष्मा से फसल को पकाती हैं। हवा की मंद गति फसल की वृद्धि में सहायक होती है। इस प्रकार फसल इन प्राकृतिक तत्वों के योगदान का उत्पन्न होती है। कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? तो मिट्टी के गुणधर्म से तात्पर्य है उसमें मौजूद प्राकृतिक और पोषक तत्व। ये तत्व मिट्टी को उपजाऊ क्षमता, रंग, संरचना को निर्धारित करते हैं। उपजाऊ मिट्टी फसल उत्पादन के लिए आवश्यक पोषण तत्व प्रदान करती है। वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो देखिए, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है, यानी कि उसकी फर्टिलिटी गिर रही है। उर्वरता का मतलब होता है फर्टिलिटी। अत्यधिक सिंचाई होने से, पानी डालने से, जल निकासी की कमी से मिट्टी का क्षरण हो रहा है, खराब हो रही है, डिग्रेड हो रही है। औद्योगिक कचरे यानी कि जो इंडस्ट्री का वेस्ट है, प्रदूषण से मिट्टी में विषैले तत्वों की मात्रा बढ़ रही है। इन सभी कारणों से मिट्टी के प्राकृतिक गुणधर्म को प्रभावित किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आप याद करके चलिए, इस साल के पेपर में आ सकता है। संगीतकार मंगलेश डबराल द्वारा रचित कविता है, जो मुख्य कलाकारों के साथ सहयोग करने वाले सहायक कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहा है? कवि संगीतकार के माध्यम से उन सहायक कलाकारों, कर्मियों की ओर संकेत दे रहा है जो मुख्य कलाकारों के साथ मिलकर कार्य करते हैं, जिनका भले ही कोई नाम न जानता हो, लेकिन इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये सहायक अपनी प्रसिद्धि की परवाह किए बिना मुख्य कलाकार की सफलता में योगदान देते हैं। संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? सिनेमा में फिल्मों के सह कलाकार,
स्टंटमैन, टेक्नीशियन। नृत्य में मुख्य नर्तक के साथ प्रदर्शन करने वाले अन्य नर्तक, भवन निर्माण में मजदूर, कारीगर, इंजीनियर और राजनीति में सहायक नेता, कार्यकर्ता और प्रचारक। संगीतकार किन किन रूपों से मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? अपनी मधुर आवाज़ से मुख्य गायक की आवाज़ को सुदृढ़ यानी मजबूत बनाते हैं। मुख्य गायक के सुरों से भटकने पर स्थायी सुर पकड़कर उन्हें वापस लाना। मुख्य गायक की थकी या बिखरती आवाज़ को सहारा देना और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं मनुष्यता समझना है। इन पंक्तियों समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, ऐसा नहीं संगीतकार अच्छा नहीं गा सकते, मुख्य गायक से अच्छा भी गा सकते हैं, परंतु फिर भी जब उसकी आवाज़ को अपनी आवाज़ में दबाने की कोशिश नहीं करते। ऐसे लोग एक व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, मनुष्यता को समझाते हैं। भाई ऐसा नेचर होना कि आप दूसरे को आगे रख रहे हैं अपने से, ये जानते हुए भी कि आप उससे अच्छा कर सकते हैं, दिखावा नहीं कर रहे हैं आप, ये उसकी मनुष्यता है। संगीतकार जानबूझकर अपनी आवाज़ को मुख्य गायक से ऊंचा नहीं उठाते ताकि मुख्य गायक की प्रमुखता बनी रहे। यह उनकी असफलता नहीं बल्कि उनकी विनम्रता है, सहयोग की भावना है, उनका प्रतीक है। यानी इस व्यक्ति में खुद के जीवन में भी ईर्ष्या किसी के प्रति नहीं होगी। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कई एक उदाहरण देकर इसे समझाइए। फिल्म के निर्माण में निर्देशक, लेखक, कैमरामैन, संपादक, सेट डिज़ाइनर, मुख्य अभिनेता को प्रसिद्धि मिलती है, लेकिन पर्दे के पीछे काम करने वाले इन सभी की मेहनत में फिल्म सफल हो पाती है। कभी कभार तार सप्तक की यानी कि जो अपने कॉर्ड्स हैं उसकी ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगीतकार उसे भखड़ने से बचाता है। इस कथन को समझाइए। तार सप्तक के गाते समय मुख्य गायक की आवाज़ कभी कभी अस्थिर हो जाती है। ऐसे में संगीतकार अपने स्थिर और संतुलित सुरों से मुख्य गायक को सहारा देते हैं, जिससे प्रस्तुति में बाधा नहीं आती। आई होप आप सभी को इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स सभी चैप्टर से समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो आपका टाइम बचाएगा पूरा हिंदी एक बार रिवीजन करने में। जितना भी इस वीडियो में तैयार करा दिया है, मैं 100% श्योर हूँ आपका फुल ऑन पेपर इसी वीडियो से तैयार हो जाएगा। आपका दिन शुभ हो।